बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री बिहारी लाल शर्मा जी, हमारे चौपाल के विधायक श्री बलवीर वर्मा जी, श्रीमती शशि बाला जी जो प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं, श्री चेतन ब्राक्टा जी प्रदेश प्रवक्ता, अजय श्याम जी, संदीपनी भारद्वाज जी, राकेश डोगरा जी, सुभाष मंगलेट जी, हमारे सुराज विद्वान जी, हमारे सुभाष मंगलेट जी पूर्व विधायक, मेरे वरिष्ठ साथी, श्रीमती इंदु वर्मा जी, कमलेश शर्मा जी, शशि रावत जी, उमेश शर्मा जी, सतीश राठौर जी, वीरेंद्र वर्मा जी, श्रीमती आशा खाची जी, संदीप रोल्टा जी, अतुल शर्मा जी, हरिचंद डोगरा जी, गगनदीप काल्टा जी, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए सभी देवी और सज्जनों, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो इस देवभूमि पर आने पर जो आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है और जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं और जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने यहां से सुरेश कश्यप को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। आप सबसे मेरा निवेदन है, थोड़ा हट जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, या बैठ, इधर आ जाओ। ये जो चुनाव है, ये एक ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग उत्साह के साथ देश को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे विपक्ष के नेताओं ने भी ठान रखी है, मन बना रखा है कि देश को पीछे लेकर के ही जाएंगे। यानी एक तरफ मोदी जी देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ सारे विरोधी इकट्ठा होकर के, सारे विरोधी एक ही काम कर रहे हैं, क्या? मोदी जी को कैसे रोकें, कैसे रोकें, कैसे रोकें। बोलो, मोदी जी को रोकना है क्या? जोर से बोलो, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मित्रों, आप ध्यान में रखिए, 10 साल पहले मोदी जी के नेतृत्व में बहुत परिवर्तन आए, बहुत परिवर्तन, लेकिन मैं 2 परिवर्तन आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला कि 10 साल पहले आप सब लोग बोला करते थे इस देश में कुछ बदलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, हम तो पीछे रहने वाले लोग ही हैं, भगवान के सहारे हैं, भगवान कुछ कर दे तो कर दे, नहीं तो यहां तो नेताओं से तो कोई आशा नहीं है। बोलो, ये तस्वीर थी कि नहीं थी? साधारण आदमी मानता था कि नहीं मानता था कि देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं।
सब ऐसे ही रहेगा। आज 10 साल बाद यही देश है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आत्मविश्वास दिया, एक आत्मविश्वास के साथ साथ विश्वास पैदा किया कि नहीं, हम बदल सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं, देश में बहुत बड़ी ताकत है, एक देश कहीं भी पंगु नहीं हो सकता, आगे बढ़ना होगा। और आज जब आप 1 जून को अपना वोट इस्तेमाल करेंगे तो इस बार विकसित भारत के संकल्प की नींव के लिए बटन दबाएंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह परिवर्तन आया जहां उदासीन भारत था, जहां भारत का साधारण मनुष्य सोचता था कि कुछ नहीं बदलने वाला है, आज वो विकसित भारत के संकल्प के साथ आत्मसात होकर के चलने के लिए तैयार हो गया। दूसरी बात कि भारत जातियों में बटा हुआ था, जाति के नाम पर वोट, धर्म के नाम पर वोट, इलाके के नाम पर वोट, मैदान का है कि पहाड़ का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, ऊंची जाति का है कि छोटी जाति का है, किस धर्म का है, इस तरीके से देश बटा हुआ था। वोट का आधार ये था। आज वोट का आधार मोदी जी ने देश को विकसित भारत के साथ साथ विकासवाद से जोड़ दिया। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड ओनली डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट किसका? डेवलपमेंट किसका? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबका विकास होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई जाति के अंतर नहीं होगा। कोई ऊंची जाति में हो गया लेकिन गरीब है तो उसको भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिलेगा। कोई छोटी जाति का भी हो, अगर उसको प्रधानमंत्री आवास चाहिए तो वो आवास मिलेगा। कोई भी गरीब व्यक्ति जिसको इलाज के लिए चाहिए तो आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए उसके दरवाजे पर उसको मिलेगा। इसलिए बहुत बड़ा अंतर आज सबको समान दृष्टि से देखने का, समान दृष्टि से विकास के लिए आगे बढ़ने का काम किया। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कई लोग चंडीगढ़ पढ़ रहे हैं, कई लोग शिमला में पढ़ रहे हैं और कई हमारे बहुत विद्वान लोग हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कोरोना की मार के बाद अमेरिका का भी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। कोरोना की मार और यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया की भी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। दुनिया में यूरोप के देश भी मुसीबत में हैं, जापान भी मुसीबत में है और चीन की अर्थनीति तो पिछड़ रही है। लेकिन कोरोना की मार के बावजूद, यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत पिछले 10 साल में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें। आज मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट बताती हैं कि अगर कहीं आशा की किरण दुनिया में है तो वो भारत है, ब्राइट स्पॉट है तो भारत है। ये आज बदलता है। और जिस तरीके से 140 करोड़ देश मोदी जी के साथ चल पड़ा है, उनको 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री हम बने और भारत 3 साल के अंदर देखना तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तीसरे नंबर की आर्थिक। ये अंतर है। कोरोना की चपेट हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा को अवसर में बदल दिया। हमारे देश में एक दवाई को आने में 25-25 साल लगते थे। टेटनस की दवाई को 28 साल लगा है, ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को 28 से 30 साल लगा है, जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लगे हैं। लेकिन कोरोना की मार पहली बार 2020 27 जनवरी को आई थी। पहला केस 20 अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बैठाया गया
और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत आत्मनिर्भर होने के लिए 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके तैयार हो गया। 2 वैक्सीन और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम 220 करोड़ डोज, डबल डोज और उसके बाद बूस्टर के साथ 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी आप ध्यान में रखिए। मुफ्त में सबको वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? बोलो, डबल डोज लगी कि नहीं लगी? और आपको आपके मोबाइल पर डिजिटल सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला? अभी अमेरिका भी कागज पर सर्टिफिकेट देता है, भारत डिजिटल सर्टिफिकेट देने लग गया। ये डिजिटल इंडिया हो गया, ये भी हमको समझ लेना चाहिए। दवाइयों में भारत आज दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। एक्सपोर्ट हमारा 126% बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। स्टील में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। ऑटोमोबाइल, आप सब लोग जापानी गाड़ियों की बात करते थे, डैटसन टोयोटा। आज भारत सबसे ज्यादा गाड़ियां बना रहा है, जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया। तीसरे आप लोगों के हाथ में मोबाइल है सबके। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना। ये क्या होता था? ओप्पो, एप्पल, यही सब होते थे ना। मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज मोबाइल उठा के देखो, सबके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। 97%। बोलो, भारत बदला है कि नहीं बदला है? जरा जोर से बोलो भाई, इतनी मेहनत हुई है 10 साल में। बदला है कि नहीं बदला है? आगे बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है तो एक ही रास्ता है, 1 जून को कमल के निशान पर बटन दबाना है। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, शिमला ने अपनी भागीदारी करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, करनी है कि नहीं करनी है? मित्रों, ये आज बदलता भारत है। आप बताइए, मैं 1993 में 1993 में एमएलए बन गया था बिट्टू जी। राजीव बिंदल जी 98 में आए थे। मैं ठीक बोल रहा हूं नहीं? 98। हम लोग को बीडीओ साहब बोलते थे कि आपके इलाके में पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना के घर दिए गए हैं, 2 साल भर में, बताओ किसको दें? तो मैं कहता था बीडीओ तू ही रख ले, आप ही रख लो जनाब, मैं क्या करूंगा इसका? 100 बीमार 1 अनार कहां डालूंगा, किसको दूंगा? आप ही बांट दो जिसको देना है। आज एक पंचायत में 50-50 मकान बन गए। मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया, 4 करोड़। और इंतजार करिएगा, अगले 5 साल में सुरेश कश्यप को चुनाव जिता के भेजना, अगले 5 साल में 3 करोड़ नए घर बनेंगे, 3 करोड़। कोई भी गरीब कच्चे छत के नीचे नहीं सोएगा, पक्के मकान के नीचे सोएगा। ये मोदी जी का संकल्प है। ये फर्क आने वाला है। आजकल नेता लोग बोलने लगे मेरे को चुनाव जिताओ, मैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा, मैं 100 यूनिट फ्री कर दूंगा, मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुरेश कश्यप को वोट डालना, अगले 5 साल में आपकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 0। सबका, कोई गरीब कोई अमीर, सबका। नई स्कीम आई है, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। हर घर के लिए 75,000 रुपए का सौर ऊर्जा लगेगी और वो सौर ऊर्जा आपको ऊर्जा देगी जिससे आपके घर का खर्च चलेगा। और जो बिजली बच जाएगी वो ग्रिड में जाएगी और ग्रिड में जो खर्च हो जाएगी उसकी बिजली का आपको पैसा मिल जाएगा उस यूनिट के हिसाब से और आपको आमदनी का साधन हो जाएगा। ये फर्क आ गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, लगभग हमारे 1.5 लाख लोग यहाँ के हिमाचल के भी हैं जिनको 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिल रहा है।
और 80 करोड़ है जनता, 80 करोड़। अब आप सोचिए 80 करोड़ जनता का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण भारत की गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए और वो ऊपर की तरफ चल पड़े। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से विकास हो रहा है। आयुष्मान भारत, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी ने एक जिम्मा मुझे दिया। ये एमएलए बैठे सब चिट्ठियां लिखते थे, मुख्यमंत्री जी मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, उसका बाईपास होना है, उसका वेल्व बदलना है, उसको कैंसर हो गया है, वो गरीब है, वो इलाज के पैसे नहीं है उसके पास, वो उसका मकान बिक जाएगा, उसका घर बिक जाएगा, उसकी खेत बिक जाएंगे, कृपया 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख देने की अनुशंसा करिए। बोलिए ऐसी एप्लीकेशन लिखते थे कि नहीं लिखते थे? मंगलेट साहब लिखते थे ना। आज आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% आबादी और गरीब लोग। कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, लिफ्ट मैन जो बिल्डिंग में काम करता है, लिफ्ट का सिक्योरिटी मैन, और हमारे कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाले रैक पिकर, सैलून में बाल काटने वाले, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए दिया है। 5 लाख रुपए और 365 करोड़ रुपए खर्च होकर के गरीब लोगों का इलाज हुआ है। और एक बात और सुन लीजिए, सुरेश कश्यप को चुनाव जिता दीजिएगा, अगली सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता, कोई भी बहन, कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है या जिसकी उम्र 70 साल हो जाएगी, आगे चल करके जिसकी उम्र 70 साल हो जाएगी, सबको 5 लाख रुपए हर साल आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। सबको, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी इलाके का हो और किसी आमदनी का हो, गरीब हो या अमीर, को 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड मिलेगा। यहां इंश्योरेंस वाले भी 70 साल के बाद हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं करते। और मोदी जी ने निर्णय के बाद तो कोई 80 का ही होगा ना। अंतिम सांस तक उस बुजुर्ग की चिंता भारत सरकार करेगी, मोदी जी करेंगे। ये बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? ये हेल्थ कवरेज है कि नहीं है? ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है कि नहीं है? इस तरीके से नए विकास की योजनाओं को बढ़ाया जा रहा है। आप बताइए, 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन गया। 55,000 किलोमीटर। आप लोग जब चंडीगढ़ जाते होंगे तो अब आपको बाईपास हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? काम चला हुआ है कि नहीं चला हुआ है? हर एक जगह हाईवे का काम चला हुआ है कि नहीं चला हुआ है? और वो रोडू के पास भी कोई वो चाइना वाले पहले आए थे, वो गए, वो वाला भी काम चला कि नहीं चला? मित्रों, ये 55,000 किलोमीटर की सड़क, हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, 10 लाख करोड़ रुपए एक साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। हमारे यहाँ स्टेशन कम है, यानी रेलवे नहीं है, लेकिन जहां है अंब में, वहां वंदे भारत ट्रेन पहुंच रही है, वहां अमृत भारत का स्टेशन बन रहा है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है। आगे रेलवे लाइन बिलासपुर तक तीव्र गति से निकाली जा रही है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। मनाली वाले रोड का पूरे तेजी से काम चल रहा है। कुल्लू वालों से पूछना, आजकल 3 घंटे में चंडीगढ़ से कुल्लू पहुंचते हैं। ये नेशनल हाईवे का कमाल है और ये विकास की दृष्टि से काम चल रहा है। इंटरनेट, 2 लाख पंचायत में इंटरनेट पहुंचाया गया। 2 लाख पंचायत में। बताइए, आप सबके गांव में वाईफाई इंटरनेट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? कोशिश है कि गांव में 2 लाख गांव तक कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचाया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब क्या है? आप अपने गांव में पता लगा लोगे कि दिल्ली की मंडी में सेब का दाम क्या है, बंगलौर में क्या दाम है, चेन्नई में क्या दाम है,
कितने दिनों बाद हमको अपना सेब भेजना है, कितने दिनों बाद हमको अपना अखरोट भेजना है या न्योजा भेजना है या फल भेजना है, कोई भी भेजना है, ये आप कॉमन सर्विस सेंटर से पता कर सकते हो। और हमारा गांव का नौजवान यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन होगी, कब फॉर्म भरा जाएगा, वो अपने गांव से फॉर्म भर सकता है। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारे कांग्रेस भारत तो अनपढ़ है, ये यहां डिजिटल क्या करेगा, इससे डिजिटल से क्या काम होगा, ये तो अनपढ़ देश है। लेकिन मोदी जी ने भारत का सामर्थ्य पहचाना और डिजिटल इंडिया किया, और डिजिटल इंडिया किया। आज फर्क ये आ गया है कि आज सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है और देता है, पान वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है और देता है। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये डिजिटल इंडिया हो गया। दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन में 40% योगदान भारत का है, 40% ये भारत बन गया। और इसलिए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, अपने पांव पर खड़ा भारत। ये कोरोना में 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाई है, 100 देशों को, 48 देशों को हमने मुफ्त पहुंचाई है। नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। टर्की में भूकंप आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। मेडागास्कर में त्रासदी हुई, सबसे पहले भारत पहुंचा। सिलोन श्रीलंका में मुसीबत आई, सबसे पहले भारत पहुंचा। मालदीव में मुसीबत आई, सबसे पहले भारत पहुंचा। आज दुनिया में भारत की आवाज मोदी जी के नेतृत्व में गूंज रही है, फाती बोल रही है। इस बात को समझना चाहिए। और अब भारत मांगने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत हो गया है, देने वाला भारत हो गया है। ये बदलता भारत है, ये बदलती तस्वीर है। यहां दुर्भाग्य से पिछले साल त्रासदी आई, मैं ही 3 बार आया। वो लोग जो बोलते थे यहां मेरा घर है, यहां की मैं रहने वाली हूं, इलेक्शन में वोट वाट मांग के चले गए, न भाई आया न बहन आई। आप समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूं। वैसे बोलते हैं मेरा वहां मशोबरा के पास घर है, फलानी जगह घर है, मैं तो यहीं की हूं, मैं तो बेटी हूं, जहां जाओ कहीं की बेटी बन जाओ, कहीं की कुछ बन जाओ। जब वक्त आया तो कोई नहीं आया। मैं 4 बार आया, और जब आया तो मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के आया। जब आया 200 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ दिया, और कुल मिलाकर के त्रासदी में 3200 करोड़ रुपए दिए। 3200 करोड़, 1782 करोड़ रुपए दिए पहले बार, और उसके बाद हम लोगों ने 11,000 घर के लिए अलग से पैसे दिए, और ग्रामीण सड़क बनाने के लिए अलग से पैसे दिए 2,500 करोड़ रुपए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, अभी मैं ननखड़ी गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता नहीं चला। मैंने कहा ये रामपुर का हाल है, ये ननखड़ी का हाल है, कि ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का हाल है? ये क्या बना दिया है देश को, क्या प्रदेश का हाल बना दिया है? बंदर बांट की बंदर बांट। ये भी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। एक एक का पैसे का हिसाब लूंगा, 3200 करोड़ रुपए का हिसाब लूंगा, 3200 करोड़ रुपए का हिसाब लूंगा। 11,000 घर बनने थे, ग्रामीण सड़कें बननी थी, कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। बोलो ऐसी सरकार चाहिए क्या? अगर ऐसी सरकार नहीं चाहिए तो 1 तारीख को आपका पहला आशीर्वाद चाहिए, और बहुत जल्द मैं दूसरा आशीर्वाद लेने भी आऊंगा आपके पास। लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब देखो इनको देश को आगे नहीं ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। मोदी जी ने 10 साल सेवा की, कभी कहा कि मुसलमानों को मैंने इतने घर दिए? कभी कहा कि इस जाति को इतने घर दिए? सबका साथ, सबका विकास, एक सूत्र में बांधा। अब ये राहुल बाबा संविधान की कॉपी लेकर के आ गए, और मैनिफेस्टो में लिखा स्पेशल प्रोविजन विल बी मेड फॉर माइनॉरिटीज, स्पेशल ट्रीटमेंट विल बी गिवन फॉर माइनॉरिटीज, ये कहा। और उसके बाद जब उनको बताया गया कि जिस संविधान को लेकर घूमते हो तुम, अरे बाबा साहब अम्बेडकर कह गए कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बोला मैं ना मानूं। बोलो ऐसे लोगों को आने दोगे क्या?
इनका कोशिश है कि दलित भाई और आदिवासी भाई और पिछड़ी जाति के लोगों के आरक्षण पर डाका डाल करके ये माइनॉरिटीज का आरक्षण देंगे। होने देना है क्या? होने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, दिल्ली को सुनना चाहिए कि नहीं होने देना है? और दूसरी बात याद रखना, ये सारी की सारी पार्टियां भ्रष्टाचार को बचाने में लगी हैं। मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बताओ, कांग्रेस पार्टियों ने घोटाले पे घोटाला किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलो यार, सुनता कम हमको। किया कि नहीं किया? बोलो, कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? बोलो, इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? 2G घोटाला किया कि नहीं किया? 3G घोटाला किया कि नहीं किया? जीजाजी वाला घोटाला किया कि नहीं किया? कौन सा घोटाला छोड़ा? हेलीकॉप्टर का ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? लालू अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? लालू जमीन के जगह पर नौकर खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती में पैसा खाया कि नहीं खाया? नोटों के जखीरे निकले कि नहीं निकले? नहीं है? बोलो, केसीआर केटीआर ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? डीएमके ने घोटाला किया कि नहीं किया? केसीआर बीआरएस की पार्टी ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज पार्टियां हैं। ये अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? ये घोटालों की श्रृंखला है, इनकी श्रृंखला सेंचुरी पीट दें ये घोटालों में। केजरीवाल ने घोटाला किया कि नहीं किया? शराब का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों, ये सब घोटालेबाज। अभी कांग्रेस के एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ रुपए निकले। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं भैया। अगर मंत्री के पीए के घर से, पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ निकले, तो मंत्री के घर से कितने निकलेंगे? एक कांग्रेस का एमपी है झारखंड से, उसके घर से 360 करोड़ रुपए निकले। बैंक को, ईडी को 18 नोट गिनने की मशीन देनी पड़ी, 18, और 3.5 दिन लगे। रिकॉर्ड बनाने वाले लोग हैं। बोलो, ऐसे भ्रष्टाचारियों को आने दोगे क्या? बोलो, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? उसका बेटा बेल पर है कि नहीं है? 1 तारीख तक केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? ये टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? ये डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे मंत्री, के कविता जेल में है कि नहीं है? ये सारे मंत्री, हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे मंत्री या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। और ये सब, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। सोनिया को राहुल को बनाना है, उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला बनाना है। मुफ्ती साहब चले गए, वो महबूबा को बनाना चाहते थे। सुखबीर, प्रकाश सिंह बादल चले गए, वो सुखबीर को बनाना चाहते थे। चौटाला परिवार, परिवार का पार्टी। मुलायम सिंह अखिलेश को नेता बना गए, अखिलेश डिंपल को नेता बना गया। लालू ने राबड़ी को, राबड़ी ने तेजस्वी को, तेजस्वी ने तेज प्रताप को, तेज प्रताप ने मीसा को, मीसा को ने रुक्मणी को। बाकी आप कौन से रुक्मणी यहां पर हो? कौन पूछे, कौन जाने, किसको ध्यान? शरद पवार को भतीजा याद नहीं आया, पुत्री याद आई, सुप्रिया सुले। उद्धव ठाकरे को कुछ नहीं दिखता है, आदित्य ठाकरे। करुणानिधि को स्टालिन के सिवा कुछ दिखा नहीं, अब स्टालिन को उदयनिधि स्टालिन दिखता है। ये सब परिवार, अब आप बता रहे हो कि केजरीवाल को भी, देखिए सबको परिवार चाहिए। एकाएक एक दिन गाड़ी से निकल करके टाटा शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे परिवार की पार्टियां हैं। इसलिए मित्रों, एक तरफ
यहां देख लीजिए आप, सब लोग अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से नेता बने हैं और ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। और आप सब लोगों ने भी ताकत के साथ कमल के निशान को एक मजबूत पहचान दी है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हिमाचल का भला और देश का भला इसी में है कि कमल खिले और रोडू में भी कमल खिले और विकास की दृष्टि से आगे चले। इसका हमको काम। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा कि हर घर नल हर घर जल, ये भी मोदी जी का संकल्प है। मैं भी पहाड़ से आता हूं, मुझे मालूम है। गर्मियों में माताएं मेरे को बोलती थी, कहां था तू? मैं कहा यहीं तो था, पिछले सप्ताह तो मिला था। मैंने कहा हुआ क्या? बोलो देख मेरे बाल घिस गए घैला उठा उठा करके। आज मोदी जी का संकल्प है, हर घर नल हर घर जल, उसको पहुंचाने का काम करेंगे ताकि हम विकास के काम को आगे बढ़ा सकें। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये राम विरोधी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है और ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आरोप लगाता हूं, ये राष्ट्र विरोधी पार्टी भी है। ये राम विरोधी कैसे है? सोनिया गांधी जी ने एफिडेविट डाला था सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहा था? राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम काल्पनिक है। और कपिल सिब्बल ने कहा था केस को लटकाओ भटकाओ अटकाओ। ये तो आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, उन्होंने कोर्ट के माध्यम से रास्ता प्रशस्त हुआ और आज भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ तैयार है। ये भी हमको मालूम। ये सनातन विरोधी भी हैं। उदयनिधि स्टालिन बोलता है सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। ए राजा बोलता है सनातन HIV है, एड्स है। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? और राहुल गांधी चुप, सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप। वैसे देश के हर मसले पर बोलेंगे, लेकिन इतना बड़ी घटना घट जाए चुप है। और ये राष्ट्र विरोधी भी हैं। जिन लोगों ने JNU में नारा लगाया भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिन लोगों ने JNU में नारा लगाया अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था, जिसको फांसी की सजा हुई थी। सजा देने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज था, माफ नहीं करने वाला भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। यानी प्रणब मुखर्जी जी और सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और वो शर्मिंदा हो गए कि उनके कातिल जिंदा है। और राहुल गांधी दूसरे दिन JNU में इनके साथ हाथ से हाथ मिला के खड़ा हो गया। बोलो ये राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? ये संविधान विरोधी है कि नहीं है? ये अपने ही प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया ऑर्डिनेंस उसको फाड़ देते हैं। बोलो ये संविधान की रक्षा करेंगे? ये संविधान की रक्षा करेंगे? ऐसे लोग राम विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी। बाटला हाउस में शर्मा जी के द्वारा वहां आतंकवादियों को खात्मा किया गया और सलमान खुर्शीद बोलता है सोनिया गांधी फपक फपक के रोई। किसके लिए? आतंकवादी के लिए। ये तरीका हो गया है। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? इसलिए मित्रों मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, भारत को अगर मजबूत बनाना है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मैं चाहता हूं आप सब लोगों का जैसे आशीर्वाद शिमला का हमेशा मिला है, आपका आशीर्वाद सुरेश कश्यप को मिले। 1 तारीख को कमल का बटन दबाइए और अपने आप को शुमार कर लीजिए उस राष्ट्र के अपने उस साधना में और उसका विकास करें। इसलिए मित्रों सुरेश कश्यप को आप चुनाव जिताएंगे? बोलिए जिताएंगे ना? जरा जोर से बोलिए, पीछे से भी आवाज आए। बोलिए जिताएंगे ना? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।
और एक भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो।